Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है आइडियल टीम फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए टीम की क्या इंपॉर्टेंस है। आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, हम टीम से कैसे वाकिफ हैं। हम जनरली टीम से वाकिफ हैं मैचों की वजह से, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हम उससे टीम से के थ्रू ही वाकिफ हैं। और टीमें उसके अंदर इंडिविजुअल प्लेयर्स टॉप ऑफ द टॉप ना भी हों, अगर टीम के अंदर स्पिरिट और बाइंडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। क्रिकेट और हॉकी है, उसके अंदर एक दूसरे को पास देते हैं, खुद गोल बनाने की कोशिश नहीं करते, अपने अकाउंट के अंदर ज़्यादा गोल के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि फौरी तौर पे दूसरे को पास देते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो टीम जीतती है, चाहे वो उसके अंदर इंडिविजुअली जो प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे ना हो। अब आप क्रिकेट की टीम के अंदर देख लीजिए, एक बंदा है वो अपने स्कोर के चक्कर के अंदर ज़्यादातर वो जो है ना क्रीज के ऊपर टाइम गुजार रहा है, और ज़्यादातर वो कभी टुक टुक कर रहा है, कभी फास्ट खेल रहा है, कभी वो अपने इंडिविजुअल को स्कोर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या टीम वो मैच जीतेगी? कभी भी नहीं जीतेगी। और इसी तरीके से बाज़ लोग अगर वो खुद गर्ज होंगे तो वो क्या होगा कि वो जिस वक्त भागेंगे और वो उसके अंदर देखेंगे कि सामने वाला जो है वो आउट होता है तो आउट हो जाए, और मैं जो है ना वो अपनी क्रीज ना छोड़ूं, मैं अपनी जगह पर ही रहूं और सामने वाले को इशारा कर दूं, और जब देखूं कि बॉल तो लग जाएगी और वो मैं आउट हो जाऊंगा तो मैं अपने बजाय दूसरे का आउट करा दूंगा। तो क्या ऐसी टीम जीतती है? सेक्रीफाइस ज़रूरी है, खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए टीम मेंबर्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रूम करना है, ग्रोथ करना है, आगे लेके जाना है, तो आपको टीम बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, टीम बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो है आप देख लीजिए कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, आप उनकी देखिएगा टीम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम होती है उनके अंदर। और उसके अंदर वो ऑनर नहीं कोशिश कर रहा होता कि मैं ही उस कंपनी को वो चलाऊं, वो वरना 50-60 कंपनियां कैसे कर सकता है? एक बंदा कितनी कंपनियों को आप दे देते। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उसकी तरह से आपको टीम का ख्याल रखना होगा। अब हम पहले आते हैं आइडियल की तरफ से। आइडियल किससे बनता है? IDEAL, आइडियल इससे बना ना। अब हम इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं आइडियल टीम की। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाइंग गुड पीपल, आइडेंटिफाइंग गुड पीपल। लोग नहीं आइडेंटिफाई करने, अच्छे लोग। जोर किस पर है? अच्छे, गुड पे। आपने अच्छे लोग आइडेंटिफाई, ये नहीं कि ये बंदा आएगा तो मैं इसे सिखा दूंगा, ये कल्चर में सीख जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा, उस तरह नहीं। आपका रॉ मटेरियल अगर अच्छा होगा, आपका लोहा अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, तो मेटल शीट अच्छी बनेगी, मेटल शीट अच्छी बनेगी, तो उसके जो पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हो या किसी चीज के भी मशीन के पार्ट्स हो, वो अच्छे बनेंगे। इसी तरीके से अगर वुड अच्छी होगी तो उससे जो भी फर्नीचर बनेगा वो अच्छा बनेगा। ये नहीं कि हम उसको इंप्रूव कर लेंगे, हम उसे सही कर लेंगे, नहीं। बेसिक रॉ मटेरियल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब उसके बाद आप पत्थर देख लो ना, आप पत्थर देख लो, पत्थर अगर अच्छा होगा तो उससे जो भी चीज बनेगी वो अच्छी बनेगी। अगर वो पत्थर अच्छा नहीं होगा तो अच्छी नहीं बनेगी। तो सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आपने सिलेक्शन पे जोर लगाना है। उसके अंदर कोऑपरेटिव लोग लेने हैं, उसमें पॉजिटिव माइंड के, ग्रोथ माइंड के उसके अंदर लोग लेने, खुद गर्ज ना हो, उसके अंदर नेगेटिविटी ना हो उनके अंदर। ये सारी खूबियां आप जब कोई रॉ मटेरियल लेते हो कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसके अंदर आप बहुत सारी क्वालिटीज देखते हो ना। आप आंखें बंद करके तो नहीं ले लेते ना। हत्ता कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो रेत चाहिए होती है उसको भी आप देखते हो कि उसके अंदर मिट्टी ना हो, कचरा ना हो, वरना उससे बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो आप अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए आप वो टीम मेंबर चुन रहे हो जिनको आप के लिए कोई खास ख्याल ही नहीं कर रहे, जिसके ऊपर आपकी पूरी बिजनेस एम्पायर डिपेंड करती है। तो एक एक ईंट अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। ये नहीं कि 10 ईंटें अच्छी ले लूं, एक खराब चल जाएगी, नहीं।
पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर देती है। अगर एक मशीन हम गलत सेलेक्ट कर लें तो वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को ख़राब करती है और ज़ाय करती है। अगर हम एक बंदा गलत सेलेक्ट कर लें तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर देता है। और इसकी एग्जांपल्स आपको दुनिया जान में मिलेंगी। आप अपने अतराफ देखोगे जो बिजनेसेस फेल हुए हैं उसमें बहुत सारे वैसे होंगे जो उसके ओनर बहुत अच्छे थे, बहुत कॉम्पिटेंट थे, लेकिन उन्होंने एक गलत बंदा सिलेक्ट कर लिया और उसकी वजह से बेड़ा गर्क हो गया। अब आप आ जाइए दूसरी की तरफ। दूसरा जो अल्फाबेट है वो है डी। डी का मतलब है डेवलप देन। आपने अच्छे बंदे तो ले लिए, लेकिन उसके लिए जो आपको काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया तो नहीं होंगे। तो आप उनको डेवलप करें, उनको आप बेहतर बनाएं। आप उनको डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? उनकी ट्रेनिंग करें। जो आपकी नॉलेज में है वो उनको बताएं, जो उनमें से जिसकी नॉलेज में ज्यादा है वो उसको बताएं। आप उनको शॉर्ट कोर्सेज कराइए, आप उनको जो है वर्कशॉप के ऊपर भेजिए, ट्रेनिंग वर्कशॉप से भेजिए। आप उसके अंदर जो है उनकी जो इन हाउस ट्रेनिंग्स कराइए आप, क्योंकि नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज आनी है। जो हम कोर्सेज पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो क्वालिफिकेशंस हमने ली होती हैं, वो जब हम पढ़ के निकलते हैं तो उसके 5-10 साल के बाद वो ऑब्सलीट होनी शुरू हो जाती है और नई नई चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए हम जब तक ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा। फिर उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए उनको टारगेट देके जी आपने जो है ना इस हफ्ते फलाने टॉपिक के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी, हर एक को डिफरेंट टॉपिक दे दीजिए और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर उनको कहिए कि वो प्रेजेंटेशन दे और उसके ऊपर पूरी टीम को बताएं। अगर आपकी टीम में 7 बंदे हैं तो 7 टॉपिक्स का मतलब ये हो गया कि रोजाना एक बंदा एक प्रेजेंटेशन तो देगा ना। ज्यादा देर की ना सही, सिर्फ आधे घंटे की सही, सिर्फ आधे घंटे की प्रेजेंटेशन दे दे तो उसके अंदर जो है नॉलेज आपकी अपडेट हो जाएगी और स्किल बढ़ जाती है। और एक चीज कही जाती है कि जो बंदा 2 घंटे डेली नॉलेज लेता है, स्किल्स लेता है, तो वो है अपने जो भी दूसरे बंदे की इनकम होती है उससे 10 गुना ज्यादा इनकम कर लेता है। तो ये ना सोचिएगा रोजाना हमारा आधा घंटा कंपनी का ज़ाया हो जाएगा। भाई इससे बहुत फायदा होगा, आपका बहुत फायदा होगा इससे। तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और इस तरह से आप उसको ट्रेनिंग दीजिए। अब इसके अंदर ट्रेनिंग क्या होंगे, ट्रेनिंग टॉपिक क्या होंगे? एक तो वो हार्ड स्किल्स होगी, जो कोर आपकी नॉलेज होगी, जो उस बिजनेस की टेक्निकल चीजें होंगी। और उससे ज्यादा आपको किसके ऊपर देना है जोर? सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, खासतौर पे इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, क्योंकि टीम के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेनिंग देनी होगी। और जो बंदा भी कोई ट्रेनिंग लेकर आ रहा है, किसी को कोर्स को अटेंड करके आ रहा है, किसी वर्कशॉप को अटेंड कर रहा है, तो उससे कहे कि उसको प्रेजेंटेशन देनी होगी। मेरी अक्सर प्रेजेंटेशन के अंदर लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर जी हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए और हमें जो है ना ये प्रेजेंटेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देनी। तो जो प्रोग्रेसिव और ग्रोथ माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर ये कल्चर होता है। तो आप भी उसकी प्रेजेंटेशन दीजिए और उसके अलावा आप उसका एक्शन प्लान दीजिए कि आपने जो कुछ सीखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मंथ टू मंथ आप क्या चीजें अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें अप्लाई करेंगे और क्या उससे रिटर्न आएंगे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए कैसी अच्छी ग्रोथ करती है। और उसके अंदर जो है बाहर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो उसके अंदर कहती हैं कि इतने घंटे हम कम से कम ट्रेनिंग देंगे। खास तौर पे अमेरिकन और यूरोपियन जो है ना वो एक टारगेट रखती हैं कि हर साल एक एम्प्लॉय को इतने घंटे 80-100 घंटे जो है ना उसको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो है वो करोड़ों का, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम किया था, कंसल्टेंसी की थी, उनके लोगों को भी ट्रेनिंग दी और कंसल्टेंसी भी की थी, पीपीएल। उसके अंदर करोड़ों रुपए का जो है वो ट्रेनिंग का अमाउंट है, जो बजट है, करोड़ों रुपए का ट्रेनिंग का बजट है। तो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, आप इन पैरामीटर पे करेंगे काम तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती ही चले जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, बढ़ती ही चले जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, कंटिन्यूअस मूवमेंट है ये। अब उसके बाद तीसरा जो अल्फाबेट है वो है ई। ई का मतलब है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है, वर्किंग एनवायरनमेंट पैदा करना है।
اس کے اندر صرف لوگوں کو ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے کہ خالی لحاظ ہے تو وہ ہو جائے گا، نہیں، اس کی آرگنائزیشن کی صاف صفائی بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ صاف ماحول کے اندر لوگوں کا کام کرنے میں بھی دل لگ کرتا ہے اور مشینیں زیادہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی ہیں. اگر ڈسٹ نہ ہو تو مشینوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ کم ہوتی ہے. تو ورکنگ انوائرمنٹ بہت اچھا آپ کو کرنا چاہیے اور آپ اس کے اندر بہت اچھا وہ ہو کہ لوگوں کا دل لگے، اور جو کسٹمرز ہیں ان کا بھی آپ کی آرگنائزیشن میں دل لگے. آپ کی آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے اس کے اندر جو آپ کے لوگ ہوں وہ بڑے سویلائز لوگ ہوں، جو آرگنائزیشن کے اندر فرنیچر اور چیزیں پڑی وہ طریقے سے پڑی ہوں، وہاں ہر ایک کا دل لگے، وہاں آ کے کام کرنے کا اور آرڈر دینے کا ہر ایک کا دل کرے. آپ کے ساتھ کام کرنے کا ورکنگ انوائرمنٹ کا بہت اچھا حساب ہونا چاہیے. دیکھیے دنیا میں 3 طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ایک وہ آرگنائزیشن ہے جہاں ہر بندہ کچرا پھینک رہا اور کوئی اٹھا نہیں رہا، یہ سب سے گندی ورسٹ آرگنائزیشن ہے، 3rd کلاس ہے. اس میں انوائرمنٹ نہ جو امپلائیز ہیں ان کا دل لگے گا کام کرنے میں، تو کسٹمر کا کیسے لگے گا، جو وزٹرز ہیں ان کا کیسے لگے گا، جو کلائنٹس ہیں ان کا کیسے لگے گا. آپ کا اپنا ہی من نہیں لگ رہا تو دوسروں کا کیسے لگے گا. دوسری آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس میں ہر بندہ کچرا پھینک رہا اور اٹھا رہا، کہ پھینک بھی رہے اٹھا بھی رہے، کوئی کچرا پڑا اٹھا لیا اور پھر جس وقت وہ موڈ ہوا تو کاغذ کچرا پھینک بھی دیا. تو یہ 2nd کلاس کی آرگنائزیشن. 1st کلاس آرگنائزیشن کیا ہے؟ جہاں کوئی بندہ کچرا نہیں پھینک رہا، کوئی بندہ گند نہیں پھیلا رہا تھا، لیکن کہیں پر بھی کوئی گند ہوتا ہے تو وہ بندہ اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ بیسٹ آرگنائزیشن ہے جس کی ایگزامپل جاپان کی یہ ٹوئٹا اور سوزوکی اور مزدا وغیرہ، یہ جاپان کی کمپنیاں ہیں جو اس کی ایگزامپل سے وہاں یہ کلچر ہے. تو آپ کو بھی اپنے یہاں یہ کلچر لے کر آنا ہوگا. انوائرمنٹ اس طرح سے رکھنا ہوگا، انوائرمنٹ ورک فرینڈلی رکھنا ہوگا کہ ہر ایک بندے کا دل لگے، کام کرنے میں دل لگے. ابھی آپ دیکھیے کہ بہت ساری آرگنائزیشن جب یہ کووڈ کا ہوا تو ورک فرام ہوم کیا. کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں، میں نے ایک انٹرنیشنل نیوزی لینڈ کا کورس کیا تھا، اس میں ہمیں ایک کیس اسٹڈی بتائی گئی تھی. ایک امریکن کمپنی کی تھی جس نے ایوارڈ لیا تھا، پریزیڈنشیل ایوارڈ لیا تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنے امپلائیز کو کہ آپ نے جو کپڑے پہن کے آنے آپ آ جائیے، آپ برمودا پہن کے آ جائیے، آپ کچھ بھی نہیں پہنے، آپ جس طرح جس کنڈیشن میں بھی آپ آنا چاہیں آپ اس کے اندر آپ آ جائیے. ٹی شرٹ نہیں پہننی نہ پہنیے، خالی برمودا پہنیے اور اس کے اندر آپ آ جائیے. جو کنوینئنٹ آپ کو ٹائم لگتا ہو اس پہ آ جائیے اور آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے پوری کیجیے اور گھر چلے جائیے. آپ 4 گھنٹے میں کر لیں یا 10 گھنٹے میں کر لیں، آپ کے اوپر ہے. تو آپ اسائنمنٹ پوری کریں، جو آپ کا ڈیلی اسائنمنٹ ہے، کام ہے، وہ آپ پورا کر لیجیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی تصویریں پسند ہے تو اپنے کمرے میں کسی قسم کی بھی تصویریں آپ بنا لیجیے، لگا دیجیے. اور آپ کو اس کے علاوہ جو بھی انوائرمنٹ پسند ہے جس میں آپ کنوینئنٹ ہو، مختلف لوگوں کو مختلف انوائرمنٹ کنوینئنٹ لگتا ہے نا. کسی کو تیز روشنی اچھی لگتی ہے، کسی کو کم روشنی اچھی لگتی ہے، کسی کو میوزک اچھا لگتا ہے، کسی کو نہیں لگتا، کسی کو تیز آواز میں میوزک لگتا ہے، کسی کو. انہوں نے ہر ایک کو امپاور کیا کہ آپ جس طرح سے چاہیں گے تو اس طرح سے اس کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی. وہ سیل فوڈ بنانے کی کسی خاتون کی فیکٹری تھی اور اس نے جو ہے وہ ایوارڈ پریزیڈنٹ امریکہ کا پریزنٹیشل ایوارڈ جیتا تھا، جو سب سے زیادہ، جس کو پریزیڈنٹ خود امریکہ کا پریزیڈنٹ ایوارڈ دیتا ہے اور وہ بہت ویلیویبل ہے. وہاں سب سے زیادہ ویلیویبل ایوارڈ جو آرگنائزیشن کو ملتا ہے وہ ہے جس کو وہ پارٹریج ایوارڈ کہتے ہیں. تو وہ تھا. تو اب اس کے بعد جو دوسرا آ گیا وہ اے ہے. اگلا الفابیٹ جو ہے اے ہے. اے کا مطلب یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے کہ ہے نا، ہمارے پہ بھی بحیثیت انسان ہے. جزا سزا کیا ہے؟ ہر آرگنائزیشن میں، ہر ملک کے اندر جو قانون بنتے ہیں کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہے نا. ہر بندہ اکاؤنٹیبل. ٹیمز کے لیے بھی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. ٹیمز جب کھیل رہی ہوتی ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے، کوئی فاؤل کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اگر سیریس ہے تو یلو کارڈ، اگر وہ زیادہ پھر دوبارہ ہوا تو ریڈ کارڈ. یہ سب کیا ہے؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو آپ اپنے امپلائیز کی، آپ اپنی ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی رکھیے. ان کو ایک میجرڈ ورک دیجئے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. ان کی پرفارمنس کو آپ اس میں نیومیریکلی آپ کیجئے. Because if you can't control it, you can't measure it, you can't control it.
ज्यादा अच्छा बेहतर ये कोई टर्म्स नहीं होगी। इतने परसेंट, इतने आवर्स, इतने ये केपीआईज आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो बाकायदा दिए हुए होने चाहिए हर बंदे की परफॉर्मेंस के, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। और इसके अंदर क्या है, डिसिप्लिन के लिए क्या है, हॉट स्टोव का प्रिंसिपल होता है, whoever touches it, whenever touches it, he will burn। ये नहीं ये मेरी गुड बुक में, ये मेरी बैड बुक में, ये करेगा तो खैर है, ये करेगा तो उल्टा लटका देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन कभी ऐसे कायम नहीं होता। तो अकाउंटेबिलिटी जो है बहुत बड़ा इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आखिरी वर्ड जो है वो एल है। एल का मतलब है लॉजिस्टिक्स। अगर आपने किसी को काम दिया और उसको आप फैसिलिटी नहीं दे रहे तो वो काम कैसे करे? आपने किसी को कहा कि जाओ फटाफट जाके ये बाजार से ये काम कर रहा हो, ये चीज ले आओ या फलानी चीज की रिपेयर करा लो, और आप जो है उसको वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, गाड़ी ऑफिस की नहीं ले जा सकते। अच्छा जी बाहर से टैक्सी कर ले तो नहीं जी, किराया तो नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? अपने जेब से जाएगा तो बस पे कर जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा, वो भी हाफ हार्टेडली जाएगा कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद फिर वो टाइम कितना लगाएगा? वो अगर वो उसके अंदर वो जो बचाएगा 50 रुपए अगर बचाएगा या 100 रुपए अगर बचाएगा कन्वेंस के, तो वो 500 1000 रुपए या 2000 रुपए की अपनी जो वैल्यू ऑफ वर्क है, जो वैल्यू ऑफ टाइम है, वो जाय करेगा। तो लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करनी होगी अगर आप करें। देखिए मैनेजमेंट के अंदर 5 M's हैं, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट। ये 4 M है, ये 4 M ही लॉजिस्टिक है, ये 4 M ही रिसोर्सेज है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक्सपोर्टिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी या सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अंदर ये 5 ही एम्स हैं जो रिसोर्सेज हैं। आपको ये 5 M रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करने पड़े। आप कहेंगे मशीन की क्या जरूरत है? आपका एक प्रॉब्लम आया, एक कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम आया, कंसाइनमेंट वापस आ गई और फौरी तौर पर वापस भिजवानी है और उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन और कुछ मेंडिंग करनी है, वो मशीन से होगी ना। और आप कहेंगे जब तक हमारी प्रोडक्शन जो हमने दिए हुए प्लान्स दिए हुए वो जब तक पूरी नहीं हो सकती, आप मशीन नहीं ले सकते, लेकिन आपने जो है कल कंसाइनमेंट वापस कर देनी है ठीक करके, कैसे होगी? तो आपको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करनी होगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं टीम, TEAM, टीम। टीम का मतलब है एवरीवन टुगेदर, एवरीवन अचीव मोर। मिलकर हम ज्यादा कमा, वो कहते हैं ना एक और एक 11। तो सिनर्जी अगर नहीं आ रही, अगर हमने इनपुट जो है, फर्ज कीजिए कि हम इनपुट के अंदर जो है महीने के अंदर 10 लाख पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को और वो 20 लाख का काम नहीं कर रहे या 50 लाख का काम नहीं कर रहे, तो ये हम नुकसान कर रहे हैं। तो टुगेदर एवरीवन अचीव, वो हर एक को फायदा होना चाहिए, चाहे वो ऑनर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे टीम, कोई सा भी टीम मेंबर हो, इंपॉर्टेंट हो कम इंपॉर्टेंट हो, उसका फायदा होना चाहिए। कम इंपॉर्टेंट का भी फायदा होना चाहिए। छोटा पुर्जा जो मशीन के अंदर होता है, अगर आप उसको लुब्रिकेशन नहीं देंगे तो वो बड़े पुर्जों को भी चलने नहीं देगा। तो आपने उनको लुब्रिकेशन यानी उनको जो फ्रूट ऑफ सक्सेस है, पैसे हैं, वो देने हैं। जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं करेगी। हर एक का फायदा होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ये नहीं कि जो ऑनर है वो कहे मैं तो विन करूं तुम लूज करो, तो काम नहीं चलेगा। तो कम इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर टाइप के आपको मशीन चलाने के लिए पुर्जे चाहिए होते हैं ना। उनकी अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगी, एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगी, उनकी लुब्रिकेशन ठीक नहीं होगी, तो मशीनें काम नहीं करेंगी। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करते। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आप आइडियल टीम बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।